सोलर सिस्टम में बन गए, लाइट अलाई प्योर लाइट दिखाई। तो देखें, आप कह सकते हो कि अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है तो वर्क जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, दूसरी जो चीज यहाँ पे दी गई है वो ये चीज दी गई है कि अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहें तो हम कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर इंटरनल एनर्जी हम चेंज करना चाहें किसी भी सिस्टम की तो हम किस तरह से इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा, इंटरनल एनर्जी हमेशा बाहर से चेंज होती है, फिर चाहे वो हीट सप्लाई करने से हो या हीट बाहर ले जाने से हो या सिस्टम के ऊपर वर्क करने से हो या सिस्टम के वर्क करने से हो, कि हमेशा इंटरनल एनर्जी बाहर से चेंज होती है। या किसी सिस्टम को हीट दें या किसी भी सिस्टम से हीट बाहर ले लें, जैसे एक्सपेंशन के अंदर देते हैं और कंप्रेशन के अंदर लेते हैं, या सिस्टम के ऊपर वर्क हो या सिस्टम खुद वर्क करे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बाकी कोई भी तरीका नहीं होता इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय, पहला इसमें होता है बाय इन और आउट फ्लो ऑफ हीट, इन या आउट फ्लो ऑफ हीट हो। नंबर 2, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, के सिस्टम के अंदर हीट आए या सिस्टम से हीट बाहर जाए, या सिस्टम वर्क करे या सिस्टम के ऊपर वर्क हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बाहर से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, वही इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा नहीं सकता। अगर सिस्टम के अंदर कोई केमिकल प्रोसेस हो, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, सिस्टम के अंदर हो, वो कभी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। इंटरनल एनर्जी हमेशा बाहर से चेंज होती है, फिर उस सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे, चाहे हीट क्रॉस करे या वर्क क्रॉस करे, जब तक कोई भी जो इफेक्ट होगा बाहर से नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और जो तीसरी बात यहाँ पे कही गई है वो ये कही गई है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का मकसद होता है ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो, ऐसा प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। ठीक है, इसके अंदर भी चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो में भी जीरो होती है, इसके अंदर भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, लेकिन इसके अंदर वर्क जीरो नहीं होता। ये चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, इसका मतलब ये कि सपोज करें एक ऐसा प्रोसेस है जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये बात आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कि जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जब
वॉल्यूम चेंज जीरो होती है तो वर्क जीरो होता है। इसका हम एक सेंस नहीं समझते कि जब साइक्लिक प्रोसेस होता है उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, लेकिन वो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं होता। उसमें जैसे एक सिस्टम पहले एक्सपेंड करे और फिर कंप्रेस हो तो भी इनिशियल और फाइनल क्या हो जाता है, सेम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक प्रोसेस दो स्टेप्स के बाद वापस जीरो हुआ है। जैसे आपने कार्नोट इंजन का पढ़ा है कि 4 प्रोसेसेस उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। आइसो जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, और इन 4 प्रोसेसेस में गुजरने के बाद ये वापस इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। उसके अंदर भी चेंज इन वॉल्यूम अगर इनिशियल और फाइनल के हिसाब से सेम देखें तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, लेकिन उसमें वर्क जीरो नहीं होता। तो ध्यान में रखिएगा कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो उसका सेंस क्या बनता है कि किस सेंस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम जो होती है वो जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो उसका मतलब अलग होता है। लेकिन अगर किसी सिंगल प्रोसेस के अंदर, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस के अंदर अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो उसका मतलब या मकसद अलग होता है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, आप इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस which starts and ends which starts and ends at सेम स्टेट, जो स्टार्ट और एंड सेम स्टेट पे हो। इसका जो ग्राफ बनता है साइक्लिक प्रोसेस का वो इस तरह से बनता है। सपोज करें एक साइक्लिक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजर के, जैसे ये इस तरह से होता है कि अगर ये इस तरह से एक प्रोसेस है जो पहले एक्सपेंशन करता है उसके बाद फिर कंप्रेशन करता है इस तरह से, और इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाती है, सेम। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है। इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। इसका ग्राफ एक क्लोज्ड कर्व बनेगा, इसको लूप कहते हैं, इसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है। इस तरह भी बन सकता है। देखिए इसके अंदर ये जो एरिया होती है, इस एरिया को हम कहते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसको हम कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होती है ये वर्क के बराबर होती है। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर आपको दो ग्राफ दिए जाए, एक बड़ा दिया जाए और एक छोटा दिया जाए, और आपको कहा जाए किसमें वर्क ज्यादा हुआ, तो जिसके अंदर एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अब इसके अंदर जो ये ग्राफ की लाइंस है, इसका डायरेक्शन किसी एक एक्सिस की तरफ नहीं होता, पॉजिटिव की तरफ भी है, इसका पॉजिटिव की तरफ है, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव की तरफ, इसका पॉजिटिव की तरफ। तो दो लाइनों का पॉजिटिव की तरफ है और दो लाइनों का नेगेटिव की तरफ है। तो इसमें वर्क पॉजिटिव है या इसमें वर्क नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, इससे इसका पता लगेगा क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज से। अगर क्लॉकवाइज कर्व है तो आप कहोगे कि क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो फिर कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास इस छोटे से टॉपिक के अंदर 3-4 चीजें दी गई है। एक चीज ये दी गई है कि अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 दो तरह से हो सकती है। एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो और चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, तो जरूरी नहीं है वहां पे वर्क 0। वर्क 0 तब होता है जब चेंज इन वॉल्यूम किसी सिंगल प्रोसेस के अंदर, अगर सिंगल प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम 0 होती है तो वर्क 0 होता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम 0 होती है तो वर्क 0 नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात ये दी गई है कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो ही तरीके हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री से अगर हीट का इन या आउट फ्लो होता है तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर बाउंड्री से हीट का इन या आउट फ्लो नहीं होता या वर्क का इन या आउट नहीं होता तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। इंटरनल एनर्जी किसी भी ऐसे प्रोसेस से चेंज नहीं हो सकती जो प्रोसेस सिस्टम के अंदर हो रहा। हमेशा बाहर का प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। और साइक्लिक प्रोसेस का मकसद होता है ऐसा प्रोसेस जो जहां से स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो। कभी कभी इस तरह से दिया जाता है, अगर इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में दिया जाए तो उसकी एरिया कैसे फाइंड करोगे आप? तो ये एरिया आप सर्किल का फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे ये कार्नोट इंजन है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसका भी क्लॉकवाइज है क्योंकि ये हमें आउटपुट में जो होता है वो पॉजिटिव वर्क देता है। तो ये भी जो होता है ये कौन सा है, क्लॉकवाइज जो है वो एक कर्व बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए क्या प्रेडिक्ट करता है। सपोज करें हम एक लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। सपोज कर लेते हैं कि हम एक आइसोबैरिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। देखिए, सपोज करें कि ये हमारे पास एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस बार बार मैं ये डिस्कस करता आया हूं 2-3 दिनों के अंदर कि प्रोसेस which takes place at constant pressure। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। सपोज कर लेते हैं प्रेशर P1 है, V1 है और T1 है और हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का मकसद है वो बॉडी जो हीट देती है। सपोज करें हमने इसको हीट दी और हीट देने वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हॉट रिजर्वायर। और हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए।
टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा या उससे कम होगा तो वो हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हीट का स्पॉन्टेनियस जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये हॉट रिजर्वायर है, यहां से हमने हीट दी और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहां पे चल रहा है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है V2 और कहां पे चला गया T2। अब इसके अंदर ये चेंज इन वॉल्यूम हुई है, तो चेंज इन वॉल्यूम की वजह से इसके अंदर वर्क हुआ है। तो आप कहोगे कि अगर हम इसके ऊपर इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो उसको जो हीट दोगे वो बराबर हो जाएगी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्लस किस में चली जाएगी, वर्क में। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इसके अंदर हीट सप्लाइड भी जीरो नहीं होती, इसके अंदर वर्क भी जीरो नहीं होगा और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी की चेंज भी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये अंदर होती है एक्सप्रेशन तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, अगर आइसोबैरिक एक्सपेंशन है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि ये इस तरह से A टू B जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास होती है कंप्रेशन में क्या होगा कि हम उस सिस्टम से हीट वापस लेंगे। जब हम अंदर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगी तो इसका ग्राफ जो होगा A टू B इस तरह से होगा। ये होती है आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हम हीट वापस लेते हैं, तो ये हो गए। और इसको हम कहते हैं आइसोबार। इसका जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार की जो लाइन होती है ये पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस होती है और परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस होती है। ठीक है, फिर चाहे आप किसी तरह से बना लें, इस तरह भी बना लें, जैसे मैं अब पहले भी बना चुका हूं, फिर बना लेता हूं कि इसकी जो भी इस तरह से लाइन बनेगी वो हमेशा प्रेशर एक्सिस से परपेंडिकुलर बनेगी और वॉल्यूम एक्सिस के साथ क्या बनेगी, पैरेलल। चाहे प्रेशर इस तरह से रखें, वॉल्यूम इस तरह से रखें, या वॉल्यूम इस तरह से रखें और प्रेशर इस तरह से रखें। अब हम इसका टिपिकल मकसद लेते हैं कि हम आइसोबैरिक प्रोसेस को टिपिकली जोड़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को के लिए इसकी टिपिकल जो है वो ताल्लुक होता है हीट इंजन बनाने से। जो इंजीनियर इंजन बनाते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं और उसी के अंदर आती है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो हम सिलेंडर और पिस्टन पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। और हीट इंजन भी एक ऐसी चीज होता है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आप कह लें कि ये हम इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम कोई भी इंजन बनाते हैं जो आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम करता है, जैसे हमारे ये जो प्रैक्टिकल इंजन है ना, ये सब के सब आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम करते हैं।
ये जो हम बाइक से लेकर एरोप्लेन तक ये जो इंजन होते हैं, इन सब के अंदर ये प्रोसेस होता है कि अगर हम उसके इंजन को इस तरह से हीट देते हैं, तो आपको पता है कोई इंजन आइसोबैरिकली काम कर रहा है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है कि जब आप इसको हीट दोगे तो सम अमाउंट किस में चली जाएगी, वर्क में, और सम अमाउंट किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी। जब इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर सम अमाउंट जाएगी, इसका मकसद है इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। हम हीट देते जाएंगे, इंजन उसका कंप्लीट हिस्सा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो रिमेनिंग जो हीट होगी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है। इवन आम जो गाड़ियां वगैरह उनका भी आपको पता है कि इंजन का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसे इंजन को हम हीट देंगे तो वो थोड़ी देर के बाद इंजन काम करना छोड़ देगा, क्योंकि उसका अपना टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर के बराबर हो जाएगा। जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता हॉट रिजर्वायर के बराबर हो जाएगा, तो हॉट रिजर्वायर से हीट का फ्लो इंजन की तरफ बंद हो जाएगा और इंजन जो होता है वो काम छोड़ देगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इंजन के अंदर साइलेंसर और कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इस इंजन के अंदर जो हीट रह जाती है ना, उसको इस इंजन के अंदर रहने नहीं देते, ये एटमॉस्फेयर की तरफ भेज देते। और होता ये कि यहां से हीट आती है, सम वर्क में कन्वर्ट होता है और रिमेनिंग पार्ट किस में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। फिर वो साइलेंसर के थ्रू हो, चाहे वो रेडिएटर के थ्रू हो, चाहे वो हीट सिंक के थ्रू हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से उस हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर फेंक दिया जाता है। और नतीजा ये होता है कि यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट आ रही होती है और इंजन का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के बराबर नहीं हो सकता, और इस तरह से कंटिन्यूअसली इंजन काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज सोबेरिक प्रोसेस के मुताबिक अगर हम इंजन बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। इंजन उसका कुछ वर्क में कन्वर्ट करे और रिमेनिंग हिस्सा किसमें चला जाए, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। जब तक कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर से कम होगा, तब तक हीट आती रहेगी, इंजन वर्क में कन्वर्ट करता रहेगा, रिमेनिंग किस में चली जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर कौन सा होता है, कोल्ड रिजर्वायर होता है एटमॉस्फेयर। डेथ के हीट जो होती है उसकी डेथ हो गई, अब हीट का फ्लो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि according to this process, according to this process, according to this process, two reservoirs, hot reservoir and cold reservoir, at different temperature, क्योंकि ये आगे जो होगा ना बेटा, ये समझने के लिए सिखाना के लिए जरूरी है।
necessary for working of हीट इंजन। आपके बुक के अंदर भी एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इसका इंजन का, स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन में क्या होता है, फर्क ये होता है कि यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ से हीट आती है, वाटर गर्म होता है, स्टीम का प्रेशर बनता है, प्रेशर से पिस्टन मूव करता है, वर्क होता है, रिमेनिंग स्टीम जो होती है वो चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सेम है, सिर्फ स्टीम इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो वाटर होता है, स्टीम होती है, जबकि आम इंजन के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो डीजल या पेट्रोल होता है, वो बर्न होता है, उससे गैस पैदा होती है और वो गैस जो होती है वो वर्किंग सब्सटेंस वाला काम करती है। आप इसको डायग्राम के अंदर इस तरह से देख सकते हैं कि इंजन के लिए जरूरी है एक हॉट रिजर्वायर है, यहाँ से हीट आती है, यहाँ पे एक इंजन है, आप कह ले ये इंजन है, ठीक है, और ये एक कोल्ड रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे इंजन आपको वर्क देता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक T1 ग्रेटर देन T2 है। यहाँ से हीट आएगी, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से हीट आएगी, इसका सम पार्ट जो होगा ये वर्क में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग हीट जो चली जाएगी ये कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चली जाएगी। इसका मकसद है अगर आइसोबैरिक प्रोसेस से कोई इंजन हम बनाएंगे तो उस इंजन की वर्किंग के लिए दो रिजर्वायर चाहिए। बुनियादी पॉइंट ये होती है क्योंकि इसमें 100% हीट जो होती है वो वर्क में नहीं जाती, सम पार्ट जो हीट का होता है वो रह जाता है, तो जो रहने वाला होता है उसको इंजन से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जो पार्ट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ वो इंजन के अंदर अगर रहेगा तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वो हॉट रिजर्वायर से हीट नहीं ले पाएगा। इसलिए इंजन के टेम्परेचर को हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर से कम करने के लिए जरूरी है कि वो हीट का हिस्सा जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता उसको हम किसी ऐसे रिजर्वायर के अंदर भेज दें जिसका टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर, कॉमनली हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, और ये जो होता है वो रिमेनिंग हीट लेता रहता है। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करेंगे।